हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 4 है ना, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सभी स्टेट बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में कोशिश करूँगा कि मैं इसका क्विक रिव्यू करूँ, क्विक रिविज़न बनाऊँ, ठीक है, और उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूँ। तो जब बात करते हैं कार्बन, आपको पता ही है बेटा, कार्बन कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। पहले कक्षक में 2 आते हैं और फिर बचते हैं 4। ठीक है, और कार्बन जो होता है वो चतुसंयोजी यौगिक होता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। कार्बन कार्बन सभी सजीव एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। अतः कार्बन सर्वोत्मुखी तत्व है। कार्बन के अपर रूप हमें पता है, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, ये सब है मुख्य तौर पर। अपर रूप किसे कहते हैं? अपर रूप अगर किसे बोलते हैं जिसके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, ऐसे तत्व को हम अपर रूप कहते हैं। ठीक है, श्रृंखलन, कार्बन के चतुसंयोजकता के गुण के कारण इसमें श्रृंखलन का गुण होता है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को ही क्या कहते हैं बेटा? श्रृंखलन कहते हैं। अब बात करते हैं समावयवता, जिसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं समायवी कहलाते हैं, और उनका यह गुण समायवता कहलाता है। जैसे अणुसूत्र, देखो, ये मेथॉक्सीमेथेन है, ठीक है, और ये एथेनॉल है। दोनों में जो संरचना सूत्र है वो समान है, ठीक है, लेकिन संरचना अलग है। सूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बन युक्त यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंपल में अगर बात करूँ। ठीक है, इसमें एल्केन आता है, इसमें क्या आता है बेटा? एल्कीन और एल्काइन आता है। ठीक है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, और इसका अनुलग्न होता है एन, मतलब नाम के बाद में एन जोड़ते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, इसके नाम के बाद में ईन जोड़ते हैं। और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, और नाम के बाद में अनुलग्न आइन जोड़ते हैं। तो ये हमारे हाइड्रोकार्बन है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एग्जाम में आ सकता है किसे कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रकारात्मक समूह और क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। नाम एक ही है, अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। किसी परमाणु या परमाणु का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के एक विशिष्ट वर्ग के गुणों का निर्धारण करता है, प्रकारात्मक समूह या फिर क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे मिथिल एल्कोहल में OH, ठीक है, मिथिल ये OH समूह है, मिथिल एमीन, इनमें NH2 क्रियात्मक समूह है, एमीन। ठीक है, अब बात करेंगे समजात श्रेणी अथवा सजातीय श्रेणी। तो जैसे समांतर श्रेणी आपने पढ़ा होगा गणित में, उसी से आधारित होता है ये चीज़। कह रहे हैं जब कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह होता है को उनके बढ़ते हुए अथवा घटते हुए अणुभार में के क्रम में रखा जाता है, एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। इनके प्रत्येक दो क्रमागत सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर होता है। जैसे एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का अगर आप लेंगे सीरीज और किन्हीं भी दो को माइनस करेंगे लगातार में से, तो हमेशा जो अंतर आएगा वो CH2 का आएगा। ठीक है, जैसे CH4 और C2H6 में अगर घटाओगे तो CH2 का अंतर आएगा। ठीक है, CH4 और C2H6 में जब घटाओगे इनमें से इसको, तो CH2 का अंतर आएगा। किन्हीं भी दो में से लगातार में से घटाओगे तो हमेशा CH2 का अंतर आएगा। ठीक है, नाम पद्धति बेटा, क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर आएगा IUPAC नाम पद्धति में। क्या होता है बेटा? पूर्व लग्न लगता है, पूर्व नाम का नाम लगता है, फिर मेन जो मेन चीज़ है शब्द मूल लगता है, फिर प्राथमिक अनुमूल। ये जो उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये IUPAC आपके क्लास 11th में है, लेकिन अगर यूपी बोर्ड का कोई बच्चा देख रहा है तो क्लास 10th से ही उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इस पर मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। फिर बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, जैसे कि दहन, दहन का मतलब जलाना। ठीक है, मैंने एक कार्बनिक यौगिक ले लिया एथेनॉल, उसको मैंने जलाया। जलाने के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जलेगी ही नहीं। ठीक है, तो जब हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, पानी मिलेगा,
एवं हमें ऊष्मा मिलेगी, जिसे प्रकाश बोलेंगे। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। जैसे कि मेरे पास ये है CH5OH है, ठीक है, इसको मैंने ऑक्सीकरण किया किसकी उपस्थिति में, K1O4 की उपस्थिति में, तो मुझे क्या मिला, CH3COH और पानी, ठीक है, ये चीज़। संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये एथीन है, ठीक है, और ये H2 है, हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है निकिल की उपस्थिति में, फिर ये क्या बना दे रहा है, एथेन। इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर देख रहे हो डबल बॉन्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। जैसे ये CH4 है, क्लोरीन डाला मैंने सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये CH3Cl और HCl अलग मिल गया हमें, ठीक है। एथेनॉल क्या होता है, इनका निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों से किण्वन विधि द्वारा होता है। इसका उपयोग ईंधन, मदिरा, अल्कोहल का मतलब दारू है ना, कई लोगों के मन में मज़ा आ गया होगा ये सुन के, अल्कोहली पेय मतलब जिसमें नशा होता है, टिंचर, परफ्यूम, स्याही, वार्निश आदि बनाने में किया जाता है एथेनॉल का। किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको। जटिल कार्बनिक यौगिकों का अणु जीवों या उनमें उपस्थित एंजाइम द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन किण्वन कहलाता है। किण्वन द्वारा स्टार्च से एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टार्च से एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। एथेनोइक अम्ल क्या होता है, एथेनोइक अम्ल का निर्माण एथिल अल्कोहल अथवा एथेनॉल के किण्वन द्वारा किया जाता है। एथेनोइक अम्ल का उपयोग सिरका, सफ़ेदा, रेशम, रंग, कागज उद्योग में होता है, ठीक है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। जैसे सोडियम स्टेरेट, ये जो सूत्र है, अपमार्जक बेंजीन, सल्फोनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है, ये उदाहरण है। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपसे मैं पहले ही बता रहा हूँ बेटा, जो NCERT के बॉक्स के क्वेश्चन है वो ज़रूर याद कर लेना, पढ़ लेना, और अभ्यास के जो प्रश्न हैं बेटा पीछे उसको ज़रूर सारे कर लेना। उसके साथ साथ अब इन वीडियोस को देखनी है, इन क्वेश्चंस को देखना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। NCERT हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। 2019 से पूछा गया है, और वो 2 गुण हैं बेटा, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता, ठीक है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन के कारण ही कार्बनिक यौगिकों की संख्या विशाल होती है, ठीक है। जैसे देखते हैं ऐसे से बनता रहता है। चतुसंयोजकता, चतुसंयोजकता देखो, कार्बन का जब परमाणु क्रमांक 6 होता है, प्रथम कक्ष में 2, बाहर में 4, तो इसे ही बोलते हैं, इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। कार्बन चतुसंयोजन प्रकृति का तत्व है, इसीलिए यह 4 अन्य कार्बन परमाणु अथवा किन्हीं एकल संयोजित तत्व के परमाणु के साथ आबंध बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर 4 बचा है तो वो सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ आबंध बना सकता है 4, जिसके कारण कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या होती है, फिर श्रृंखला बनती है। तो ये 2 गुण उसके लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन क्या है। एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा एलिफेटिक संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। उदाहरण आप लिख सकते हो मीथेन, एथेन, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब। हाइड्रोकार्बन खुली एवं बंद श्रृंखलाओं में होते हैं, ठीक है। जो मीथेन है और एथेन है, खुली श्रृंखला है कि हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको चित्र बना के समझाऊं, मीथेन की मैं बात करूं, CH4 सूत्र होता है, तो CH4 का जो अगर बनाओगे तो ऐसा होता है, खुली श्रृंखला के हैं। C2H6 का बनाओगे तो C2H6 का क्या होता है बेटा, सब में H जोड़ दो, C2H6 ये एथेन का है, ये खुली श्रृंखला वाले हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, बेंजीन की बात करूं, ये बंद श्रृंखला वाले हैं। दिख रही है आकृति आपको, ये बंद श्रृंखला की है। ये एलिफेटिक एवं एरोमेटिक दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें
तो हाइड्रोकार्बन जिनमें विद्यमान कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन या कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु द्वारा पूर्ण संतुष्ट होती हैं। ठीक है, अगर इतना भी नहीं लिख सकते तो सीधा सीधा लिखना, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ एकल बंध पाया जाता है, सिंपल, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ और सिर्फ एकल बंध पाया जाता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण के लिए CH4। ठीक है बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे कि एथिलीन, एसिटिलीन। ठीक है, इसमें द्विबंध दिख रहा है, इसमें त्रिबंध दिख रहे हैं। ठीक है बेटा, इसे ज़रूर लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया 2020 में 13 में, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो अभी आपने पढ़ा उनमें से ही आप अंतर बना सकते हो। एक परिभाषा लिख दी, एक अंतर हो गया, एक उदाहरण दे दिया, दूसरा अंतर हो गया। तो कम से कम 4-5 अंतर देने होते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहले यहाँ पर एक परिभाषा लिखना, इसकी एक परिभाषा लिखना, एक अंतर तो यही हो जाएगा जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। बाकी अंतर यहाँ लिखे हुए, एक एग्जाम्पल डाल दोगे, दूसरा अंतर, दो अंतर यहाँ हो जाएंगे। ये अत्यधिक स्थायी अथवा कम क्रियाशील होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त क्या होता है, ये अस्थायी अथवा अधिक क्रियाशील होते हैं। ये प्रतिस्थापन यौगिक बनाते हैं और ये शीघ्र ही योगशील यौगिक बनाते हैं। ये मतलब प्रतिस्थापित करता है, ये योगशील यौगिक बनाता है। उदाहरण के लिए ये दे सकते हो, ये क्षारीय K1O4 विलयन के प्रति उदासीन होते हैं और ये क्षारीय K1O विलयन के प्रति रंगहीन कर देते हैं। ये ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ाते हैं, ये ब्रोमीन जल का रंग उड़ा देते हैं। ये ओजोन के साथ क्रिया करके ओजोनाइट नहीं बनाते और ये ओजोनाइट बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये आप अंतर लिख देना। कह रहे हैं एल्कीन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये तो हम पढ़ते, ये बेसिक्स हैं चैप्टर का। वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, एल्केन अथवा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है बेटा CnH2n+2 होता है। उदाहरण के लिए मीथेन, एथेन। एल्केन में डबल बॉन्ड होता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणु परस्पर द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। उदाहरण ये एथिलीन हो गया, प्रोपिलीन हो गया, इसमें द्विबंध है। और एल्काइन में क्या होता है, वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणु परस्पर त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। उदाहरण के लिए एसिटिलीन। उदाहरण ज़रूर देना है, उदाहरण नहीं दोगे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। योगात्मक संकलन अभिक्रिया देखो कितने साल पूछे गई है। बहुलीकरण, ओजोनीकरण, मतलब ये हर साल आता है, ये हर साल आता है, इसको पढ़ के ही जाना है। अभी योगात्मक अभिक्रिया स्टार्टिंग में पढ़ा था इंट्रो में। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिकों से अभिकर्मक का योग होता है तथा यौगिकों की असंतृप्तता कम होकर वह संतृप्त यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिकों से अभिकर्मक का योग होता है तथा यौगिकों की असंतृप्तता कम होकर वह संतृप्त यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए एथिलीन और ये ब्रोमीन। ठीक है, ये असंतृप्त है, जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड आ गया और ये संतृप्त बन गया। ठीक है, ये लिखना था। फिर बात करेंगे बहुलीकरण। उस क्रिया को कहते हैं जिसमें एक प्रकार के या भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक अणु परस्पर संयोग करके अधिक अणु भार वाले जटिल यौगिक बनाते हैं। उसे हम बहुलीकरण या फिर पोलिमराइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में। और जो अणु बनता है उसे हम बहुलक कहते हैं, पॉलीमर। ठीक है, उदाहरण के लिए एथिलीन बहुलीकृत होकर पॉलीथीन देती है। ये एथिलीन है, उच्च दाब व दाब पर हमने इसको किया और ये हमें क्या देगी बेटा, पॉलीथीन देगी। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण है, मतलब इतने उदाहरण तो याद रख नहीं सकते, एक उदाहरण लिख देना जो सिंपल हो। अब बात करते हैं ओजोनीकरण क्या होता है। वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या बेंजीन या फिर उसके एल्किल व्युत्पन्न ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में
संयुक्त होकर ओजोनाइड बनाते हैं, जिनका जिंक व जल द्वारा अपचयन करने से कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, ओजोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब आपने इसे लिखा एग्जाम में, अगर इसका एग्जाम्पल नहीं दोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। और कई बच्चे इससे डरते हैं, पता नहीं क्यों। स्टार्टिंग में मैं भी डरता था, जब आपकी उम्र का था ना, मैं भी डरता था। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताई मेरे बड़े भैया ने कि ये चीज़ तुम याद नहीं कर सकते, इसे तुम लिखोगे 10 बार और 2-4 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा पेन चलने लगेगा। जितना लिखोगे इसको ऑटोमेटिकली आपका ऑलरेडी बन जाता है। तो इसे 10 बार 5 बार लिखोते रहो, आपका ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये ट्रिक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो यही इसका बेसिक रूल है। अगला क्वेश्चन है बेटा, एल्किल समूह किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देख रहे हो, एल्किल समूह क्या होता है? कार्बनिक यौगिक प्रायः 2 भागों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक भाग को समूह अथवा मूलक कहते हैं। एक भाग एल्किल समूह, दूसरा भाग क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे यौगिक RX में जो R भाग है एल्किल समूह है और X भाग जो होता है बेटा क्रियात्मक समूह होता है। अतः किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु कम करने से प्राप्त समूह को एल्किल समूह कहते हैं। ये शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन हो गई। उदाहरण, ये CH4 है, यहाँ से हमने H को माइनस किया तो ये मेथिल समूह मिला मुझे। ये C2H6 है, यहाँ से H को हटाया तो मुझे एथिल समूह मिल गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितनी बार पूछा गया? क्या होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया? एकदम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इसको। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी अभिकारक अणु से किसी परमाणु या समूह को प्रतिस्थापित अभिक्रियाकारी अभिकर्मक के परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित होकर अभिकारक या प्रतिस्थापित यौगिक प्राप्त होता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो देखो, अभिकारक प्राप्त होता है, अभिकारक का प्रतिस्थापित यौगिक प्राप्त होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखो बेटा, ये CH4 है, इसमें मैंने क्लोरीन मिलाया, ठीक है। उत्प्रेरक हमारा HV है और ये सूर्य का प्रकाश है। तो यहाँ से क्या हो रहा है ना, Cl2 का एक यहाँ आ जा रहा है, एक हाइड्रोजन को हटाकर CH3Cl बना, और यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl और एक चीज़ बना रहा है HCl, नए नए पदार्थ बना रहा है। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी अभिकारक अणु से किसी परमाणु या समूह को प्रतिस्थापित अभिक्रियाकारी अभिकर्मक के परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित होकर अभिकारक का प्रतिस्थापित यौगिक बनाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। देख रहे हो, यहाँ से इसने इसको प्रतिस्थापित किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl HCl, और ये Cl CH3 के साथ जुड़कर CH3Cl बना रहा है। इस अभिक्रिया में मीथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होकर मीथेन का क्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त कर रहा है। यह है क्लोरोमीथेन, है ना, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, ये आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है। एसिडिक अम्ल से मीथेन, मेथिल एमीन या एसिडिक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो, एसिडिक अम्ल में जब हम NaOH मिलाते हैं सोडा लाइम की प्रेजेंस में, तो हमें सोडियम एसीटेट मिलता है और पानी अलग हो जाता है। फिर सोडियम एसीटेट पे जब NaOH मिलाते हैं सोडा लाइम की प्रेजेंस में, तो मीथेन और सोडियम कार्बोनेट हमें मिलता है। ठीक है। अगला है, एसिडिक अम्ल से मेथिल एमीन कैसे बनता है। तो ये एसिडिक अम्ल है, इसमें हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजोनिक अम्ल मिलाना होगा सांद्र H2SO की उपस्थिति में। तो हमें मेथिल एमीन मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और नाइट्रोजन हवा में उड़ जाएगा। ठीक है। अगला है, एसिडिक अम्ल से एसिडिक एनहाइड्रेट कैसे बनाते हैं। तो हमें लेने पड़ेंगे एसिडिक अम्ल के 2 अणु, ये और ये, और P2O5 की प्रेजेंस में मुझे इसे गर्म करना पड़ेगा, तो मुझे एसिटिक एनहाइड्राइड मिल जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। अगला है, देखो बेटा, ये सब लिख लिख के याद करना है, ये रट के तुम याद नहीं कर सकते, इसे लिखना पड़ेगा 10 बार 20 बार। ठीक है। एथिल अल्कोहल की निम्न में के साथ अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए। जब एथिल अल्कोहल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा, ये एथिल अल्कोहल H2H5OH अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा निर्जल ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो एथिल एमीन बनाएगा और पानी अलग करेगा। ठीक है। और जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो एथिल क्लोराइड बनाएगा और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा और HCl को अलग करेगा। और
कह रहे मीथेन की निम्नलिखित पदार्थों से अभिक्रियाओं को केवल समीकरणों द्वारा लिखिए। ठीक है, मीथेन, ये मीथेन है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है Cl2 सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, इसे क्लोरीनीकरण भी कहते हैं। तो क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड और HCl को अलग करेगा। फिर बोले ऑक्सीजन, ऑक्सीजनकरण, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की अभिक्रिया, तो दहन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, जलाना। तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और 2HO। अगला है बेटा किण्वन, किसे किण्वन पर टिप्पणी लिखने के लिए आ रखा है। ठीक है, खमीर या ईस्ट एक प्रकार का पौधा या फफूंदी है जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव भी है। यह जीव अपने भोजन की आपूर्ति के लिए शर्करा युक्त, जिसमें मीठापन होता है, पदार्थों के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करता है। ईस्ट को किण्व भी कहते हैं। ईस्ट द्वारा शर्कराओं के अपघटन की क्रिया को किण्वन कहते हैं। अपघटन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में बनाना। ईस्ट में उपस्थित एंजाइम किण्वन क्रिया को संचालित करते हैं, अतः वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थ अणुजीवों द्वारा मंद गति से अपघटित होते हैं किण्वन कहलाती है। देखो ये हमारा शर्करा है C12H22O11 और ये हमारा पानी है। ईस्ट से इन्वर्स एंजाइम की उपस्थिति में इसे ग्लूकोज बनाएगा और फ्रक्टोज बनाएगा। फिर ये ग्लूकोज है, ये जाइलम एंजाइम की उपस्थिति ईस्ट से इसको एथिल अल्कोहल बनाएगा और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में उड़ा देगा। तो ये आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अणुजीवों में विद्यमान नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को एंजाइम कहते हैं, जो मूल रूप से कार्बनिक यौगिकों के अपघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि कार्बनिक यौगिकों के अपघटन के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को हम एंजाइम कहते हैं और वही एंजाइम इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। दूध से दही बनना, पदार्थों का सड़ना, गन्ने के रस में सिरका बनाना, ये किण्वन के उदाहरण हैं। किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं, ताप आपका 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। वायु की उपस्थिति में किण्वन होगा, वायु नहीं होगी तो नहीं होगा। सांद्रता, किण्वन के लिए विलयन का जो सांद्रता होनी चाहिए 8 से 10% का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो बेटा, हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का जो नामांकन है IUPAC, वो हर साल आता है। ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसमें कवर करूंगा। तो आशा करता हूँ ये तो रिवीजन वीडियो आपको आता होगा, आपने साल भर में सीखा होगा। नहीं सीखा है मैं सिखा दूंगा। ठीक है, कह रहे हैं जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण क्यों होता है। मतलब साबुन की क्रिया, सफाई की क्रियाविधि वाला क्वेश्चन है ये, और हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, साबुन दीर्घ श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों का एक सब अणु होता है। साबुन का आयनिक शिरा जल में विलय अथवा जल स्नेही होता है, जबकि कार्बन श्रृंखला जल में अविलेय होता है। ठीक, जब साबुन जल की सतह पर होता है तो साबुन की जल विरोधी पुच्छ जल में विलय नहीं होती तथा साबुन जल की सतह पर ही रहता है। इस स्थिति में साबुन जल स्नेही आयनिक सिरा जल में रहता है तथा हाइड्रोकार्बन पुच्छ जल के बाहर रहती है। जल के भीतर ये अणु एक विशिष्ट विन्यास में रहते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन का भाग जल के बाहर रहता है। ऐसा अणुओं के गुच्छे बनाकर संभव होता है जिनमें जल विरोधी पुच्छ गुच्छे के भीतर रहती है अतः आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर बनता है। इस प्रकार मिसेल का निर्माण होता है। ये देख रहे हो, ये है मिसेल का निर्माण। ये जल स्नेही सिरा, साबुन का अणु, जल विरोधी सिरा। ठीक है, और ये इस तरीके से आपका मिसेल का निर्माण बनता है। ठीक है, साबुनीकरण क्या है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है हर साल। तो जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम लवण तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, और फिर ये लिखना, ये देखो ये ग्लिसरॉल एस्टर है, ये NaOH के साथ अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल बना रहा है और ये साबुन बना रहा है। इसको लिखना पड़ेगा आपको। साबुनीकरण अभिक्रिया में ग्लिसरॉल सह उत्पाद के रूप में होता है, मतलब साबुन के साथ साथ ये भी बनता है, ग्लिसरॉल भी बनता है, तो ये इसका सह उत्पाद है।
ये ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल की 4 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण दीजिए। मतलब ये लिखने के लिए आ रखा है 2019 में 20 में। तो क्या होता है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब अभिक्रिया करने के लिए बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये हमारा CH3COH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसिटेट बनाएगा और पानी को अलग करेगा। ठीक है बेटा। सोडियम कार्बोनेट के साथ ये CH3COH सोडियम कार्बोनेट है, ये मेरा Na2CO3 अभिक्रिया करके सोडियम एसिटेट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और पानी को अलग करेगा। एस्टरीकरण क्या होगा इसका? CH3COH है, ये एथेनॉल है, सांद्र एस्टोसुपर की प्रेजेंस में एस्टरीकरण होता है, तो ये मेरा एस्टर बनाएगा और पानी अलग करेगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कैसे अभिक्रिया करेगा? CH3COH, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये एसिटिल क्लोराइड बनाएगा, PuCl3 बनाएगा और HCl बनाएगा। और इसका उपयोग क्या है? कृत्रिम सिरका बनाने में। ठीक है, इसका उपयोग होता है कृत्रिम सिरका बनाने में। कह रहे हैं आप निम्नलिखित परिवर्तन किस प्रकार करेंगे? नाम बताइए। एथेनॉल का एथीन में परिवर्तन। तो देखो बेटा, एथेनॉल का एथीन में परिवर्तन करने के लिए आपको 473 केल्विन ताप पर सांद्र एस्टोसुफोर की प्रेजेंस में एथेनॉल को गर्म करना पड़ेगा। तो निर्जलीकरण के फलस्वरूप पानी अलग हो जाता है, तो हमें जाके एथेनॉल मिलता है। फलस्वरूप एथेनॉल बोलते हो एथीन मिलता है। ठीक है, एथेनॉल का एथीन में परिवर्तन। तो क्या होता है, एथीन लेंगे, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 473 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे, तो निर्जलीकरण के बाद हमें एथेनॉल एथीन मिलता है। ये एथेनॉल नहीं है, एथीन है। ठीक है, साबुनीकरण पहले ही बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब गुड़ की बात करूँ, साबुन की। साबुन स्पर्श में चिकना मुलायम होता है, ये आपको पता है। साबुन क्षार रहित होना चाहिए क्योंकि क्षार त्वचा तथा कपड़े को हानि पहुंचाता है। साबुन अल्कोहल में विलय होना चाहिए। साबुन में कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। साबुन का सफाई कार्य, साबुन क्या करता है आपको पता ही है। अब बात करते हैं समझाती श्रेणी, ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, ये सभी स्किप कर दें। कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। तो कार्बन की संयोजकता 4 है। ठीक है, संयोजकता मतलब बाहर इसकी देखो, मैं अगर बात करूं, कार्बन है, प्रथम कक्ष में 2 आता है, फिर बचा 4, तो अंतिम कक्षा में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? संयोजकता। तो 4 है, तो या तो एक एक सिंगल बॉन्ड 4 से करेगा या 2 से करेगा, तो हमेशा साझेदारी करने के लिए उत्सुक रहता है। इसी गुण के कारण ये लंबी श्रृंखला बनाता है। कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात यह चतुसंयोजक है। दिख रहा है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये इतना होता है, ये हमने दिखा पाया अभी। अर्थात इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन परमाणु को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 4 है इसके पास और 4 चाहिए, तभी इसके अष्टक पूर्ण होंगे बाहर, जिन्हें यह साझे द्वारा प्राप्त करता है, मतलब साझेदारी की मदद से लेना देना। ठीक है, तब जाके ये बनाता है। अब छोटे मोटे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है CH3COH, जिसे हम बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन की अगर मैं बात करूं तो ब्रोमोन Br यहाँ पर हमारा क्या है? क्रियात्मक समूह है। पेंटेन यानी कि 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे, एन लगा यानी कि सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। दिख रहा है आपको? यदि कार्बन 4 एकल बंध बनाता है तो किन्हीं 2 बंधों के बीच कितना कोण बनता है? इतना बनता है, 109 डिग्री 28 मिनट। समूह या मूलक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो समूह या मूलक किस क्या कहते हैं? सामान्यतः प्रत्येक कार्बनिक यौगिक में 2 भाग होते हैं। मैंने दिखाया था RX, है ना, और ये इस तरीके से मैंने बताया था। इनमें से प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं। इन दोनों मूलकों में से एक के कारण यौगिक के रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित होता है, जबकि दूसरा मूलक यौगिक के भौतिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। इन्हें क्रमशः क्रियात्मक समूह या एल्किल समूह कहते हैं। ये जो X है बेटा वो मेरा क्रियात्मक समूह है, और जो R है मेरा वो एल्किल समूह है, RX। सॉरी।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और यहाँ कीटोनिक ग्रुप है। तो ठीक है, 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर H है, तो ओइक अम्ल जुड़ता है। 3 कार्बन है, प्रोप। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, ये OOH है, तो ओइक अम्ल बाद में जुड़ता है, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। यहाँ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 में पेंट होता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम बाद में नाम क्या जुड़ जाएगा, आइन, पेंटाइन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड कीटोन अथवा कार्बोक्सिलिक अम्ल की IUPAC नाम पद्धति पर टिप्पणी लिखी है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एल्डिहाइड का IUPAC नामांकन मूलाधार जो होता है अल अनुलग्न जोड़कर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर CH3CHO। IUPAC का नाम क्या होगा, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेन और HO CHO ग्रुप है, तो अल आएगा बाद में नाम के, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। कीटोन का IUPAC नाम क्या होता है, नाम के बाद में ओन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड किसी में अगर जुड़ा पड़ा है ना, CH3CO CH3, तो इसमें कीटोनिक ग्रुप है, डबल बॉन्ड हो ऐसे सिंप, तो प्रोप, यहाँ पर 3 कार्बन है, प्रोप। ठीक है, और नाम के बाद ओन जोड़ता है तो प्रोपेनोन हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप में। उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक का क्या होता है, जैसे कि OOH होगा इसमें ना, तो क्या होता है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेन और डबल बॉन्ड OH है तो ओइक अम्ल, जैसे अभी पीछे देखा तो ये प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है मेथेनल, और रासायनिक सूत्र होता है ये HCHO। और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल, और रासायनिक सूत्र होता है CH3COH। एस्टरीकरण पद की व्याख्या कीजिए। देखो बेटा कितने साल आ रखे हैं, हर साल आता है। तो क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ निर्जलीकारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, एस्टरीकरण कहलाते हैं। ये एसिटिक अम्ल है, ये एथिल अल्कोहल है। सांद्र एस्टोसफोर की प्रेजेंस होगी, यहाँ निर्जलीकारक होगा, तो हमारा क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा, और पानी अलग हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एस्टरीकरण। और ये लिखना है, सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूँ। फिर बात करते हैं स्मिट अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोनिक अम्ल मतलब N3H के साथ सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस की में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं, स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। देखो ये एसिटिक अम्ल है, ये NH3 है, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस है, क्या बनाएगा, मेथिलेमिन, कार्बन डाइऑक्साइड और N2। और एक देता हूँ, ये मेरा बेंजोनिक अम्ल है, ये N3H है, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस है, क्या बनाएगा, एनिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड और N2। ये 2 उदाहरण दे दिए मैंने, और ये उदाहरण हमेशा लिख के याद होते हैं, रट के कभी याद नहीं कर पाओगे इसको। वुड्स अभिक्रिया क्लास 12th में आता है, ये ट्यूशन से टिप्पणी लिखी है। कहते हैं जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये CH3I है, और ये 2Na है, और यहाँ पर ICH3 है, CH3I। तो इसने यहाँ से एक I लिया और यहाँ से एक I लिया, और ये 2Na, तो ये हो गया 2NaI, और यहाँ से क्या बचा, CH3, और यहाँ से बचा CH3, तो इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा, C2H6 यानी कि एथेन। और इसे बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। क्लास 12th में भी आता है ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक, 2 एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम, तो ये होगा एथिलीन, दूसरा हो गया एसिटिलीन। एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिक के नाम व सूत्र लिखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल के आंशिक ऑक्सीकरण पर एस्टिल्डिहाइड CH3CHO मिलता है हमें, और पूर्ण ऑक्सीकरण जब हम कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल। यह अभिक्रिया लिखनी है। कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। पेंटेनोन 3, पेंट 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, और तीसरे पे ओन नोन है ना, नोन डबल बॉन्ड ओन कीटोनिक ग्रुप जुड़ा होगा तीसरे पे, 1 2 3 पे कीटोनिक ग्रुप।
फिर बोल रहे हैं प्रोपेनॉल, 2 पे प्रोपेनॉल, ठीक है। तो प्रोप पे 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, तो यहाँ से 2 पे बाद में ऑल नॉल लगाए ना, यानी कि OH ग्रुप आएगा, 1 2 3 OH पाएगा ग्रुप सेकंड पर। एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया को लिखिए। तो एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया, ये एथिलीन है, ये ब्रोमीन है, तो क्या बनता है, एथिलीन डाइब्रोमाइड। साबुन के निर्माण में प्रमुख 2 पदार्थों का नाम, तो वो एक है बेटा स्टीयरिक अम्ल, तो दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है, साबुन का रासायनिक नाम होता है सोडियम पोटेशियम स्टीरेट, और इसका सूत्र होता है C17H35COONA, या फिर ये। अब बहुविकल्पी प्रश्न है बेटा, एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। इसमें कितने सहसंयोजक बंद होते हैं, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो C2H6 है ना, तो देखो बेटा आप खुद ही गिन लो, 1 2 3 4 5, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 सहसंयोजक। प्रोपेन का आणविक सूत्र CH है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंद होते हैं, 10 होता है। एक अल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। निम्न में से एल्डिहाइड कौन सा है, एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, मेथेनॉल। निम्नलिखित में सजातीय युग्म क्या है, सजातीय जिनमें CH2 का अंतर होता है, ये। निम्नलिखित किस यौगिक में अल्कोहलीय समूह उपस्थित है, अल्कोहलिक समूह इसमें उपस्थित है। असंतृप्त यौगिक क्या होता है, असंतृप्त इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, दिख रहे हैं। अल्कोहल के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त यौगिक का क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ब्यूटेनॉल में क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनॉल में क्रियात्मक समूह क्या होता है, ये, ठीक है। एसिटिक अम्ल IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह नल बोला है, तो CHO ग्रुप होगा, एल्डिहाइड। CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोप होगा। और ये देखो CO है ना, डबल बॉन्ड O है, तो नाम के बाद में कीटोनिक ग्रुप है, ओन जुड़ता है, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। विवृत श्रृंखला यौगिक क्या होती है, ब्यूटीन होती है। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, एसिटिक अम्ल, अम्ल है तो बेटा OIक अम्ल जुड़ता है, तो COH होगा। बुकमिंस्टर फुलरिन एक अपर रूप किसका है, कार्बन का। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है बेटा C3H6, ठीक है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से खाली हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं चल रहा है। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है। एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है। एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है, प्रोपेनोन होता है। एथीन क्षारीय केमिनोफोर से अभिक्रिया का क्या बनाता है, ग्लाइकोल बनाता है। एल्यूमिनियम कार्बन कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है, मीथेन बनता है। साबुन किस प्रकार का यौगिक है, लवण है साबुन। एस्ट्रो के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। साबुन के अणु में क्या होता है, जल रोगी शीर्ष और जल विरोधी पुंज, ये होते हैं। CH3CH2CHO का नाम क्या होगा, तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोप, ठीक है। CHO ग्रुप है, नल लगेगा, अल लगेगा बाद में, तो प्रोपेनल हो जाएगा। एल्काइन क्या है, तो एल्काइन इनमें से हो जाएगा CH3CH4, ठीक है। सूत्र होता है CnH2n-2, इस सूत्र को सेटिस्फाई करेगा, एन की जगह पर 3 रख के देखना। प्रोपेनॉल क्या होगा बेटा, C3H7OH, नॉल बोला है, बाद में OH ग्रुप। मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है, कास्टिक पोटाश, ठीक है। फिर सोडियम झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या है, कॉस्टिक सोडा। कह रहे निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है, तो इसमें देखो बेटा कीटोनिक समूह उपस्थित है, प्रॉपर, ठीक है। ये जस्टिफाई नहीं कर रहे बॉन्ड 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 स्ट्रक्चर को, ठीक है, ये कर रहा है।
प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव बेटा मीथेन है। फॉर्मल्डिहाइड का आईपीएसी नाम क्या होता है? मिथेनॉल। एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या है? इथेनॉल। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? यूरिया। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? एथिलीन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता? ये चीज़ नहीं होगी, बाकी सब होगा। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन है? C2H4, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चंस बताए आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। डेली 4 से 5 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो आपको हेल्प करेगा।